नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम जो हमारे शीर्षक है उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध, इसी के अंतर्गत जो मैं आप लोगों को विउपनिवेशीकरण की कुछ उदाहरण जैसे भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया इन तीनों के बारे में बताया था। अब उसी का चौथा जो है वो है अफ्रीका। अफ्रीका के अधिकांश भागों पर ब्रिटेन और फ्रांस का उपनिवेश था। अधिकांश भाग ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश थे। 1945 के बाद जहां ब्रिटेन ने एशिया के देशों को स्वतंत्र करने के पक्ष में था, तो वहीं वह अफ्रीका में अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहता था। दूसरी तरफ फ्रांस भी अपने अफ्रीकी उपनिवेशों को खोना नहीं चाहता था। वह भी अपना वर्चस्व वहां स्थापित करना चाहता था। हालांकि उनकी स्वतंत्रता के बाद भी वह अपनी अधिकतम सुरक्षा चाहते थे। अफ्रीका के उपनिवेशों में या यूं कह सकते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस अफ्रीका के तटीय इलाकों विशेषकर बंदरगाहों तक ही उनकी उपनिवेश सीमित थी। अंदरूनी भागों में स्थानीय कबीलाई मुखियाओं का शासन था और इन मुखियाओं की नियुक्ति उपनिवेशी सरकार ही करती थी। यहाँ भारत की तरह विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। उपनिवेशी सरकार अफ्रीका में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में कोई दिलचस्पी नहीं लिया था। इसीलिए वे वहां बहुत कम ही प्राथमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना की थी, जिसके चलते वहां आधुनिक नौकरशाही व शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास नहीं हो पाया। लेकिन आपको याद होगा कि यही शिक्षित मध्यम वर्ग हमारे भारत में समाज सुधार, राष्ट्रीय और स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात किए थे। हाँ, अफ्रीका में जरूर सबल, मजबूत, संगठित मजदूर वर्ग का विकास हुआ था, जिसका प्रसार या यूं कह सकते हैं जो पूरे अफ्रीका में फैला हुआ था। या विशेषकर यह जो मजदूर वर्ग थे वे रेलवे, खदान और बंदरगाहों में ही कार्यरत थे। 1945 के बाद यही मजदूर वर्ग अपने अधिकारों तथा अफ्रीकी व गोरे लोगों की समानता की मांग को लेकर संघर्ष शुरू कर दिए थे। ये आंदोलनकारी केवल एक अकेले देश के लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे, बल्कि संपूर्ण अफ्रीका के लिए आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन के चलते पूरे अफ्रीका महाद्वीप में लोगों में एकता व आपसी भाईचारे तथा साम्राज्यवाद विरोध की भावना उत्पन्न हुई। 1956 में फ्रेंच आधिपत्य वाले क्षेत्रों में वहां स्थानीय स्वशासन स्थापित नहीं हो पाया। हालांकि इन क्षेत्रों से अफ्रीका के लोग फ्रांस की संसद के चुनाव में भाग लेने के सीमित अधिकार था। अफ्रीका के कई प्रतिनिधि चुनकर फ्रांसीसी संसद में पहुंचे और मंत्री भी बने, मगर वहां स्थानीय स्वशासन नहीं था। 1954 में वियतनाम में फ्रांस की पराजय का प्रभाव अफ्रीका पर भी पड़ा, अफ्रीकी उपनिवेशों पर भी पड़ा, जिसके चलते अल्जीरिया ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दी,
जो 1958 तक चलता रहा और अंततः फ्रांस को अल्जीरिया को स्वतंत्रता देनी पड़ी। इसके अलावा दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर 1956 में मिस्र पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि मिस्र परिवहन के एक महत्वपूर्ण मार्ग को अपने अधिकार में कर लिया था, लेकिन इसमें भी इन दोनों को हार का सामना करना पड़ा। इससे यह स्पष्ट होते जा रहा था कि अब अफ्रीका के देशों को स्वतंत्रता देनी होगी। 1958 में फ्रांस ने हर उपनिवेशों में जनमत संग्रह करना प्रारंभ कर दिया कि जो देश स्वतंत्र होना चाहते हैं वे स्वतंत्र हो सकते हैं। इस प्रस्ताव के चलते बहुत सारे देशों ने स्वीकार कर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और कई देश ऐसे भी थे जो अलग नहीं होना चाहते थे। वे फ्रांस से संधि करना चाहते थे, जिसके चलते वहां की रक्षा, शिक्षा और आर्थिक विकास की बहुत सारी बातों पर फ्रांस का ही आधिपत्य था। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वे देश, उन देशों में एक सबल नेतृत्व का अभाव था। इस नेतृत्व के अभाव के कारण ही यूं कह सकते हैं कि वे अपना एक स्थिरता लाने के लिए फ्रांस की सहायता पर निर्भर रहना चाहते थे। इसे कई राजनीतिज्ञों ने या राजनीतिक आलोचकों ने इस तरह की जो स्थितियां निर्मित हुई थी उसे नव उपनिवेशवाद की संज्ञा दी, क्योंकि इससे उपनिवेशी देशों को अधिक स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। उनके अर्थव्यवस्था और शिक्षा पर इनका अधिकार था, फ्रांस का अधिकार था। दूसरी तरफ 1960 में ब्रिटेन आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा था। वह भी इसी तरह का प्रस्ताव रखा कि जो देश स्वतंत्र होना चाहते हैं उन्हें स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। क्योंकि अब ब्रिटेन अपने उपनिवेशों की जो खर्च है उसे कम करना चाहती थी। अफ्रीका के जो बड़े देश नाइजीरिया और घाना जैसे देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर अलग हो गए, लेकिन कई ऐसे भी देश थे जो वहां से उनसे अलग नहीं हुए। कहीं पर अफ्रीकी क्षेत्रों में गोरे लोगों की अधिकता थी। इन गोरे लोगों की अधिकता वाले क्षेत्र में भी इस तरह की स्वतंत्रता को अस्वीकार कर दी गई। क्योंकि वहां पर उन गोरे लोगों का विशेषाधिकार था। अगर यहां स्वतंत्रता दे दी जाती तो वे गोरे लोगों की स्वतंत्र जो विशेषाधिकार है वो क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। इसीलिए ऐसे कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहां गोरे लोगों की अधिकता थी, उन क्षेत्रों पर या उन क्षेत्रों की स्वतंत्रता नहीं हो पाई। कहने के लिए राज्य स्वतंत्र थे, मगर यहाँ अल्पसंख्यक यूरोपीय गोरे लोगों का विशेषाधिकार थे। अफ्रीकियों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। जैसा कि ब्रिटिश सरकार भी इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सका, या यूं कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार भी गोरे लोगों से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में इस नस्लवादी राज्यों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अफ्रीकियों ने एक लंबा और कठिन संघर्ष किए। इन्हीं संघर्ष किए, इसके लिए उन्होंने युद्ध से लेकर शांतिपूर्वक असहयोग आंदोलन जैसे तरीके भी अपनाए। अंततः 1990 से 1994 तक पूरे देश स्वतंत्र हो गए। अधिकांश अफ्रीकी देशों की इतिहास भी कठिन था।
यहाँ के जो पारंपरिक शासन थे उन्हें उपनिवेशी सरकार ने कमजोर बना दिए थे। वे उनके जो देश थे या उनके जो राज्य थे वे आपस में एक राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी आस्था या निष्ठा केवल कबीलाई क्षेत्रों तक ही सीमित थी। इसी कारण से वहां एक राष्ट्रीयता की भावना स्थापित नहीं हो सकी। इनमें इतनी सबलता भी नहीं थी कि वे एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण, एकरूपता का निर्माण कर सके, जिसके चलते यहाँ उद्योगपति भी नहीं पनप पाए, न ही प्रशासनिक व्यवस्था न कारगर सेना स्थापित हो सकी। इसके बावजूद भी ये देश इनसे कैसे उभरे, इसको हम नाइजीरिया देश की उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। आबादी की दृष्टि से नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, जहां की संख्या आज लगभग 17 करोड़ है। अंग्रेजों के आने से पहले नाइजीरिया नाम का कोई देश नहीं था। अंग्रेजों ने नाइजर नदी के इलाके वाले के आसपास के क्षेत्रों को अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया। यही प्रभावशाली क्षेत्र नाइजीरिया के नाम से सिद्ध हुआ। हालांकि तटीय इलाकों तक ही अंग्रेजों का शासन था और अंदरूनी भागों पर स्थानीय मुखियाओं को शासन करने दिया गया। इसके उत्तरी भाग में हौसा फुलानी लोगों का प्रभाव था, जो मुसलमान थे। दक्षिण पूर्वी भाग इबो जनजाति के अधिकार में था और दक्षिण पश्चिम योरूबा जनजाति के प्रभाव क्षेत्र में थे। इन जनजाति प्रदेशों के आय का प्रमुख स्रोत पाम तेल, कपास आदि व्यापारिक फसलें थी। तटीय क्षेत्रों में तेल की खोज हुई, जो नाइजीरिया के आय का मुख्य स्रोत है। नाइजीरिया में राष्ट्रवाद तटीय इलाकों के शिक्षित लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया, जो तीनों जनजातियों के एक राष्ट्र के रूप में एकीकरण बृहत राष्ट्रवाद के पक्ष में थे। हर्बर्ट मैकाले ने 1923 में नाइजीरिया राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी की नींव रखी। यह नाइजीरिया की प्रथम राजनीतिक पार्टी थी। 1923, 1928 और 1933 में इस दल ने सभी सीटें जीती। नमादी आजिकीवे 1936 में नाइजीरिया युवा आंदोलन की नींव रखी। वे समग्र नाइजीरिया की पहचान बने और साथ ही इसके लिए उन्होंने जनजातियों को उसमें भाग ले ऐसा प्रयास किया। नाइजीरिया राष्ट्रवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रभावशाली बना। इसमें वे लोग, इसके आधार स्तंभ वे थे जैसे मजदूर संगठन और वे सैनिक जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के पक्ष में लड़े थे। 1945 में मजदूर संगठनों ने राष्ट्रीय सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया। नाइजीरिया राष्ट्रवादियों के समक्ष दो ही काम थे, एक उपनिवेशी शासकों से लड़ाई और दूसरा विविध व विरोधी जाति दलों को जोड़ना। राष्ट्रीय आंदोलन उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में अधिक शक्तिशाली था और इससे उत्तर और दक्षिण के बीच एक दूरी बन गई। दक्षिण में योरूबा और इबो जनजाति के बीच टकराव और तनाव था। 1950 तक
तीनों क्षेत्र में क्षेत्रीय पार्टियों के नेतृत्व में आंदोलन चले। ये क्षेत्रीय पार्टियां थी उत्तर में रूढ़िवादी नॉर्थर्न पीपल कांग्रेस, पूर्व में द नेशनल काउंसिल फॉर नाइजीरिया एंड कैमरून और पश्चिम में द एक्शन ग्रुप। राष्ट्रवाद के लहर को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने नाइजीरिया को स्वतंत्रता देने का निश्चय किया और तीनों क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान की गई। 1 अक्टूबर 1963 को नाइजीरिया को स्वतंत्रता दे दी गई और नमादी आजिकीवे वहां के राष्ट्रपति बने। यह दुर्भाग्य कह सकते हैं कि यह जो सरकार बनी वह ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, या यूं कह सकते हैं कि वहां प्रजातांत्रिक संतुलन नहीं बन सका और नाइजीरिया गृह युद्ध और सैन्य शासन में फंस गया। 1966 में नाइजीरिया में सैनिक शासन स्थापित हुई। नाइजीरिया में उत्तर का वर्चस्व बढ़ता गया, या यूं कह सकते हैं कि नाइजीरिया में उत्तर का प्रभाव अधिक पड़ा। सैनिक शासन के दौर में नाइजीरिया में राजनीतिक दलों को स्थापित करने का प्रयत्न बहुत किया, लेकिन बार बार यह असफल होते गया। नाइजीरिया में अब प्रजातांत्रिक और सैनिक शासन में प्रजातांत्रिक और सरकार के बीच एक समझौता होने का प्रयत्न करते गए, लेकिन फिर भी असफल ही हो गया। अब वहां सैन्य शासन और बहुराष्ट्रीय तेल कारपोरेशन ने साथ मिलकर काम करने लगे। ये नाइजीरिया में भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के दमन को बढ़ावा देने लगे। नाइजीरिया में सैनिक तानाशाही के एक लंबे अंतराल के बाद प्रजातांत्रिक सरकार का चयन किया, लेकिन इसमें भी महत्वपूर्ण कार्यों जैसे प्राकृतिक संसाधन, खनिज तेलों के उत्खनन पर विदेशी कंपनियों का नियंत्रण बना हुआ था। यहाँ के लोगों का उसका कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा था। इसके अतिरिक्त वे यहाँ के लोगों को पर्यावरण के जैसे जंगल, पानी के स्रोत और समुद्र तट में भयंकर प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा था। इस तरह ये उपनिवेशीकरण के कुछ उदाहरण थे जहां उपनिवेशों की खात्मा हुई और ये राष्ट्र स्वतंत्र हुए। तो ये राष्ट्र कैसे स्वतंत्र हुए इसके बारे में हम आज यहाँ चर्चा की है। अब इसके आगे आता है शीत युद्ध। शीत युद्ध 1945 के बाद, या यूं कह सकते कि 1945 में सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों ने मिलकर जर्मनी और जापान को पराजित किया। इन जो मित्र राष्ट्र थे, इन मित्र राष्ट्रों के बीच एकता ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकी और सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए। सोवियत संघ साम्यवाद और समाजवाद के पक्ष में था। वह विश्व में समाजवाद को फैलाने में विश्वास रखता था। वह चाहता था कि प्रत्येक देश की सरकार समाज के सरकारी जो संस्थानें हैं, या ये कह सकते हैं कि जो साधन है उनका उपयोग समाज के सभी तबकों के लिए किया जाए। समाज में अगर असमानता की स्थिति निर्मित होती है तो उसे कम करने का प्रयास सरकार करे। इसके विपरीत अमेरिका निजी उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहता था। इसके लिए जो साधन है वो निजी पूंजी है वो निजी हाथों में हो
जिससे बाजार बेरोक टोक चले। अमेरिका लोकतंत्र और बहुदलीय चुनाव में विश्वास करता था। इस तरह हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ समाजवाद और साम्यवाद का प्रतीक था, तो अमेरिका पूंजीवाद और लोकतंत्र में विश्वास करते थे। दोनों देशों के मध्य यही विश्वास था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी स्वतंत्र देश हैं वो अधिक से अधिक उनके आधिपत्य में स्थापित हो या उनके नियंत्रण में हो। हालांकि सभी राष्ट्र स्वतंत्र हो चुके थे, लेकिन ये दोनों देश दो विश्व युद्ध के बाद शक्तिशाली देश के रूप में उभरे थे और ये चाहते थे कि जितने भी स्वतंत्र देश है वे अधिक से अधिक संख्या में इनके गुटों में शामिल हो जाए। इस 1945 से 1970 के दशक तक यही स्थितियां निर्मित रही। एक स्थिति ऐसी भी आई कि सोवियत संघ के धीरे धीरे सोवियत संघ का प्रसार, साम्यवाद का प्रसार सोवियत संघ के माध्यम से होता गया। इसमें चीन, कोरिया आदि देश जुड़ते गए। इसके विपरीत अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच में बाकी विश्व के देश शामिल होते गए। सामरिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो अमेरिका का विश्व में प्रथम स्थान था, क्योंकि उसके पास परमाणु अस्त्र थे। लेकिन 1950 के बाद या 1950 के दशक तक रूस, सोवियत संघ के पास भी परमाणु हथियार उपलब्ध हो गए। अब स्थितियां ऐसी निर्मित हो गई कि अगर कोई दो पड़ोसी देश आपस में उलझते थे या आपस में दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव की स्थितियां निर्मित होती थी, तो ये दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध तो थे ही, तो ये दोनों देश प्रत्यक्षता लड़ाई न करके इन दो पड़ोसी देशों का एक सोवियत संघ, एक देश का सोवियत संघ सहयोग करता और दूसरे का अमेरिका। इस तरह इन दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थितियां निर्मित हो गई, या यूं कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच तनाव की स्थितियां निर्मित हो गई। इसी तनाव को हम शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि दो गुट आपस में शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध रखते हुए भी शत्रु भाव रखते हैं और साथ ही एक दूसरे को कमजोर व नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, उसे शीत युद्ध कहते हैं। मैं एक बार और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि दो गुट आपस में शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध रखते हुए शत्रु भाव रखते हैं और एक दूसरे को कमजोर व नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, वहां शीत युद्ध होता है। इस तरह इस दोनों राष्ट्रों के बीच शीत युद्ध की शीत युद्ध चलता था। इन दोनों राष्ट्रों के पास इतने अधिक हथियार थे, या यूं कह सकते हैं कि परमाणु हथियार अधिक थे, कि अगर ये दोनों के बीच युद्ध होता और इसका उपयोग होता तो पूरा विश्व तबाह हो सकता था। हालांकि ये अधिक से अधिक परमाणु शस्त्र के निर्माण करने लगे। इस तरह इन दोनों जो राष्ट्र थे वे अपने सैनिक अड्डे, जहां पे इन्होंने सैन्य व्यवस्था स्थापित की थी, वहां इन हथियारों को रखते गए ताकि अगर युद्ध की स्थितियां निर्मित हो तो उन्हें इसमें सहायता मिल सके। लेकिन पूरा विश्व इस दहशत में था कि कहीं गलती से भी, या यूं कह सकते हैं किसी तकनीकी खराबी के कारण भी अगर यह अस्त्र उपयोग में आ गया तो बिना किसी कारण के ही पूरा विश्व तबाह हो सकते थे। ऐसी स्थिति में स्वयं विश्व के लोग, विशेषकर यूरोप में अगर देखते हैं तो अमेरिका जहां सबसे पहले परमाणु हथियार का आविष्कार हुआ था, वहां के लोगों ने उसके विरुद्ध, अपनी सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिए। इस आंदोलन में स्त्री, पुरुष और बच्चे अधिक संख्या में भाग लिए और यह नारा लगाने लगे कि वे परमाणु निशस्त्रीकरण का उपयोग करें।
या यूं कह सकते हैं कि अस्त्रों के निर्माण में कटौती करे, और जो अस्त्र रखे भी हैं उन्हें वो धीरे धीरे समाप्त करे, या साथ ही साथ इनका उपयोग भी न करे। इसके अलावा जो और शस्त्र निर्माण के बारे में हमारी सरकार सोच रही है उसे भी वे न करे। अब धीरे धीरे यहाँ की सरकारें, सोवियत संघ की भी सरकार और अमेरिका की भी सरकार यही सोचने लगी कि अब उन्हें विश्व परमाणु मुक्त विश्व बनाना है, और इसी के चलते अमेरिका आइसलैंड की राजधानी रेकजेविक और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में दोनों राष्ट्रों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें यहाँ के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गोर्बाचोव ने एक संधि पर हस्ताक्षर कर परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए सहमति साबित की। इस तरह शीत युद्ध की समाप्त हो गया। धन्यवाद।